नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस चैनल के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कोरोना को हराना है। देश में कुछ इलाकों में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। चिंता इस बात को लेकर के भी है कि कहीं इस बढ़ोतरी के पीछे कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब आज हम अपने इस कार्यक्रम में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डायरेक्टर और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर BL शेरवाल। डॉक्टर शेरवाल, आपका बहुत स्वागत इंडिया साइंस चैनल पर। नमस्कार। जी, डॉक्टर शेरवाल, कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों को जब हटाया गया था तो उस वक्त मामलों में कुछ बढ़ोतरी देखी गई थी, लेकिन कुछ समय के बाद स्थिति सामान्य हो गई थी। इसके बाद अब फिर से जो ये बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसके पीछे अब क्या वजह हो सकती है? देखिए, जब अप्रैल शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी पाबंदियां जो है सरकार ने खोल दी थी, क्योंकि स्कूल भी खुले थे, मार्केट भी खुली थी, सिनेमा हॉल भी खुले थे। लेकिन इमीडिएटली देखा गया था कि कुछ एक नंबर ऑफ केसेस हर जगह बढ़ने शुरू हुए थे, तो दोबारा से जो पाबंदियां हैं वो थोड़ा सा दुरुस्त की गई थी। खासतौर पे मास्क के लिए अगर ध्यान हो आपको, पहले फ्री कर दिया गया था और मास्क के ऊपर जुर्माना हटा दिया गया था। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका में एक तरह के सर्ज है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसका कारण बेसिकली ये है कि नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि आमतौर पर जो पूरी तरह से जो चाहे स्कूल हो, चाहे मार्केट हो, चाहे डे टू डे एक्टिविटी है, उसमें लोग अब इन्वॉल्व हैं। और आम तौर पर मैं कहूँगा कि ये अभी वेरिएंट है ओमिक्रॉन, 98% केसेज में ओमिक्रॉन, तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। लेकिन इन्फेक्शियस होने के साथ-साथ वो माइल्ड भी है। तो इसीलिए लोग जो है साइकोलॉजिकली एक बेसिकली रिस्क लेने के उसपे हैं, और लोग बाहर निकल रहे हैं और अपना दिनचर्या जो आमतौर पर बहुत दिनों से रुके हुए थे, तो उसके कारण से बहुत सारे आपने देखा होगा फंक्शंस में गैदरिंग अच्छी खासी है। अभी बीच में आपने देखा होगा कि वो क्रिकेट मैच दिल्ली में हुआ था, तो अच्छी खासी गैदरिंग उसमें थी। तो ये धीरे-धीरे करके फेस्टिवल मूड लोगों का है, तो उसके कारण नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आम तौर पर जो केसेस हैं अभी या तो माइल्ड है या एसिम्प्टोमेटिक है। और क्योंकि अब टेस्टिंग की जो तरीका है, केवल सिम्प्टोमेटिक या कोई सिक पेशेंट वो ही टेस्ट कराने जा रहा है, और आम तौर पर जो स्क्रीनिंग हम करते थे वो अभी नहीं हो रही है। तो इसलिए बहुत सारे लोग हमारे और आपके आस-पास में लोग बैठते हैं, जो हो सकता है वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हो, एसिम्प्टोमेटिक हो, तो उसके कारण जो है नंबर ऑफ केसेस में इज़ाफ़ा हो सकता है, और वही देखने को मिल रहा है। लेकिन इससे कुल मिला के हम देखा जाए कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमारा चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। जी, डॉक्टर साहब, इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों की वजह से भी लोग बड़ी संख्या में बाहर घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसेस पर भी भीड़ हो रही है, तो क्या ये भी एक वजह डॉक्टर साहब हो सकती है? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने कहा कि बेसिकली फेस्टिवल मूड में हैं लोग, और बहुत ऑलमोस्ट 2.5-3 साल हो गए हैं लोगों को ये सहन करते हुए, तो साइकोलॉजिकली हर आदमी इस चीज़ पे है कि ऊब गए हैं। जहाँ-जहाँ गैदरिंग हो तो ख़ास तौर पे डिस्टेंस जो हम कहते हैं रखना चाहिए, वो अगर पॉसिबल है तो ज़रूर रखिए। और मास्क प्रॉपर्ली पहन लिए, हैंड हाइजीन आप लोग, वो चीज़ें कहीं पर भी जो है आपको फ़ायदा ही करेंगी। नॉट ओनली कोविड के लिए, बल्कि और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए भी मास्क ने, आपने देखा होगा, टीबी का काफ़ी असर कम हुआ। दूसरी जो वायरल इन्फेक्शन जो सांस के द्वारा फैलती हैं, उनमें भी काफ़ी कम जो है इन्फेक्शंस हुई हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है अगर आप लोग इस चीज़ को रखें कि जहाँ पर भी जाना है आपने, तो अपना मास्क, खास तौर पे अगर N95 है तो बहुत बढ़िया है, अगर पहनते हैं लोग जो हैं। लेकिन जो कपड़े के मास्क है वो भी मैं कहूँगा आज की डेट में
कुछ हद तक वो प्रोटेक्शन देते हैं और ख़ास तौर पे साइकिल रोकने में काम आते हैं। सर्जिकल मास्क हम जो मेडिकल फ्रेटर्निटी सर्जिकल मास्क और N95 पहनते हैं, तो वो ज़रूर जहाँ-जहाँ पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक बैरियर क्रिएट करते हैं हम बेसिकली एक-दूसरे के बीच में, वो ज़रूर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 और BA.5 के जो मामले हैं वो अब कई देशों में देखने में आ रहे हैं। क्या हमारे देश में जो ये बढ़ोतरी देख रहे हैं इसके पीछे भी ये वेरिएंट हो सकते हैं? थ्योरेटिकली हाँ, लेकिन अभी तक जो डाटा सामने आया है वो हिंदुस्तान में 98% जो है B1, B2 के ओमिक्रॉन के ही केसेस हैं। कुछ केसेस महाराष्ट्र में ज़रूर रिपोर्ट हुए हैं B4, B5 के, लेकिन उसका जो देखा गया है, जो उनका जो प्रेजेंटेशन है, क्लिनिकल सिम्पटम है, वो कोई ज़्यादा अलग नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारी नज़र ये रहती है इसके ऊपर कि उसके कारण इन्फेक्शंस का कोई डिफरेंट पैटर्न ऑफ इन्फेक्शन वो तो नहीं है, सिम्पटम या सीवियरिटी ज़्यादा तो नहीं है, मोर्टेलिटी ज़्यादा तो नहीं है, तो वो देखने में नहीं आया है। डॉक्टर साहब, तीसरी लहर में जो लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से एक बार संक्रमित हो चुके हैं, क्या उन लोगों को भी दोबारा से संक्रमण होने की संभावना है, जैसा कि या B4 या B5 जो वेरिएंट सामने आ रहा उससे, या फिर दोबारा से BA.1 या BA.2 से? देखिए, ये ओमिक्रॉन की जब बात करते हैं या इवन कोई भी और वेरिएंट, इन्फेक्शन जो है वो दोबारा हो सकता है अगर व्यक्ति के अंदर उसके जो सेल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी लेवल इतना नहीं है कि वो एंट्री पे प्रोटेक्ट कर पाए। तो वो आम तौर पर ये इन्फेक्शंस किसी भी व्यक्ति को एक बार या दो बार, कई जगह तो देखा गया कि 3-3 बार भी इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन जब ये दूसरी बार होता है, आम तौर पर ये देखा गया है कि वो अगर पहले सीवियर कैटेगरी का इन्फेक्शन था, तो अब जो है वो माइल्ड फॉर्म में मैनिफेस्ट होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वायरस लगातार म्यूटेट हो रहा है, तो क्या इस बात की भी संभावना है कि कोरोना का कोई नया वेरिएंट आ गया हो और उसकी वजह से ये मामले बढ़ रहे हों? देखिए, सरकार एक्चुअली ये बहुत अच्छी ये है, कोविड के कारण बहुत सारे अच्छे काम शुरू हुए हैं हिंदुस्तान में, ख़ास तौर पे चाहे वो टेस्टिंग लैब का खोलना हो और चाहे जीनोम सीक्वेंसिंग का। तो हिंदुस्तान में अब जो है गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली जीनोम सीक्वेंसिंग कर रही है। उसके ये पता लग सकता है कि कोई जो नया वेरिएंट तो नहीं आ रहा है। तो अभी तक ऐसा कोई नया वेरिएंट नहीं है। XE के कुछ केसेस ज़रूर हैं जो के कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 ओमिक्रॉन का, लेकिन उसके भी कोई ऐसे सिम्पटम नहीं है या कोई सीवियरिटी नहीं देखी गई है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कि अगर कोई म्यूटेशन और होता है, उसके अंदर कोई सीवियर फॉर्म आ सकती है। थ्योरेटिकली मैं कहूँगा हो सकता है ऐसा, लेकिन यूजुअली जब हम वायरस का पेंडेमिक की बात करते हैं, तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है। वायरस हमेशा जो है पहले अगर जो सीवियरिटी या मोर्टेलिटी ज़्यादा करता है, तो धीरे-धीरे करके वो माइल्ड केसेस या आते हैं। ताकि बेसिकली ये क्या है कि वायरस को भी सर्वाइव करना होता है। सो फॉर सर्वाइवल वो उनकी म्यूटेशन ऐसे होंगी कि बेसिकली जो है वो माइल्ड या कम नुकसान करेगा अपने होस्ट को। क्या समय के साथ कोरोना के लक्षणों में भी बदलाव आया है? क्या अब आम तौर पर दिखाई पड़ने वाले जो सर्दी जुकाम के लक्षण थे, उनके अलावा और भी कुछ लक्षण अब सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, जैसे आपने डेल्टा जो वेरिएंट में देखा था आपने, क्योंकि वो बहुत ही घातक था और उसके अंदर लंग्स, पल्मोनरी सिस्टम जो है ना पूरी तरह से इन्वॉल्व हो रहा था और इसी के कारण जो है बहुत सीवियर केसेस आ रहे थे। अब जो ओमिक्रॉन के केसेस हैं, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन कर रहा है, वो नीचे जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पे नहीं जा रहा है। तो उसके कारण ही अभी आम तौर पर यही सिम्पटम आते हैं कि आम तौर पर जो फ्लू के होते हैं, कुछ केसेस में दूसरे सिस्टम भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है। कई लोग डायरिया कोशिश करते हैं, कहीं लेथार्जी या थकान और इस तरह के एसोसिएटेड सिम्पटम हो सकते हैं कई केसेस में। डॉक्टर साहब, जो हम लोगों ने जो वैक्सीन लगवाई है,
ये एक सवाल बहुत से लोगों के मन में है कि जो वैक्सीन हम लोगों ने लगवाई है, क्या ये आने वाले समय में, मान लीजिए अगर कोई नया वेरिएंट आता है, तो उससे भी हमें सुरक्षा देगी? देखिए वायर जब भी हम वैक्सीन बनाते हैं, ये जो वैक्सीन कैंडिडेट होता है, जो भी हम शुरू में जो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे जब हम चूज़ करते हैं कोई कैंडिडेट, वो ऐसे कैंडिडेट होता है कि वो हर फ्यूचर वेरिएंट जो आएँगे, उनके लिए ये इफ़ेक्टिव होगा। वो इफ़ेक्टिवनेस शायद कुछ कम हो सकती है, लेकिन इफ़ेक्टिव ज़रूर होता है। लेकिन साथ-साथ जैसे आपने देखा होगा जो इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके लिए टाइम टू टाइम जो है जो म्यूटेशन होती है तो उनके वो वैक्सीन्स को भी चेंज कर सकते हैं। हालाँकि अभी तक जो है इस पे काम चल रहा है। अभी तक जो ओरिजिनली हमारी वैक्सीन बनी थी वही काफ़ी सक्षम है और क्योंकि आपको मालूम है वैक्सीन एक तो बहुत जल्द बनी थी और काफ़ी इफ़ेक्टिव अभी तक देखने में आ रहा है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जी। डॉक्टर साहब, सरकार और प्रशासन तो अपनी तरफ से जो प्रयास करना चाहिए, जो स्टेप उठाने चाहिए, वो ले रहा है। लेकिन आपके हिसाब से इस वक्त लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये जो मामले बढ़ रहे हैं वो और ज़्यादा ना बढ़ें? देखिए इसमें देखिए गवर्नमेंट ने जो काम किया है कोविड के लिए हर लेवल पे आई थिंक वो बहुत ही सराहनीय है और मैं कहूँगा कि उसके लिए एक भागीदारी है। खाली सरकार भी कुछ नहीं कर सकती और आदमी इंडिविजुअल भी नहीं कर सकता। इट इज़ ए कलेक्टिव एफर्ट। गवर्नमेंट जितने एफर्ट ले रही है उसके साथ लोगों को जुड़ना पड़ेगा और जुड़े भी हैं। जैसे आपने देखा है कि जो डेल्टा के टाइम पे जो है इन्फेक्शन हुआ था तो बहुत सारे केसेस आए थे तब तब भी बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है एक दूसरे की मदद की थी आई थिंक और बहुत सराहनीय काम था। आज भी जो गाइडलाइन टाइम टू टाइम गवर्नमेंट जो कर रही है उसका आपने साथ देना है। बेसिकली आज की डेट में वैक्सीन पे इतना जोर दिया जा रहा है, इतना जो है गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन दे रही है। तो वैसे तो आज की डेट में आप डाटा देखते हैं कि जो है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल को 2 डोज़ लगी है और अभी तो हम जा रहे हैं कि बूस्टर डोज़ जो है जिनको नहीं लगी है उनको जल्द से जल्द बूस्टर डोज़ लगवा लेनी चाहिए और अब बच्चों में भी वैक्सीन्स लग रही है। अपने इर्द-गिर्द जितने भी बच्चे हैं, उन सबको वैक्सीन लगनी चाहिए क्योंकि ये एक साइंटिफिक तरीका है कि किसी भी डिज़ीज़ को अगर वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। दूसरा जो है उसके साथ-साथ जो है ना जो प्रिकॉशंस हैं, वो उनको ज़रूर फ़ॉलो करें। चाहे वो इनिशियली अगर किसी में लक्षण लगते हैं कोविड के, तो वो या तो जाँच कराएँ या अगर उनको लगता है कि नहीं कोविड ही है, जाँच कराने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अपने आप को आइसोलेट करें और ताकि दूसरे लोगों को वो इन्फेक्शन ना फैले। वो एक ज़िम्मेवार नागरिक का फ़र्ज़ है वो। साथ में जो है आप लोग जो मास्क है, डिस्टेंस बनाना है, हाथ धोने समय-समय, तो वो आप लोग छोड़ नहीं सकते अभी जो है, वो बहुत ज़रूरी है। जी, डॉक्टर साहब, आपने बूस्टर डोज की बात की। इस पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये इस वक्त लगवाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों को दूसरी डोज लिए हुए 8-9 महीने का या उससे ज़्यादा का वक्त हो चुका है, क्या उनके अंदर जो इम्यूनिटी डेवलप हुई होगी वैक्सीन की वजह से वो हो सकता है कम होने लगी हो और उनके लिए खतरा ज़्यादा हो? इस वजह से भी बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है? नहीं देखिए, बूस्टर का काम यही है बेसिकली जैसे हम 2 डोज़ देते हैं तो उसके बाद ये होता है कि उसका लेवल कितना है। आम तौर पर देखा गया है कि कोई 6 महीने या 6 से 9 महीने के आसपास उसका असर रहता है, दोनों एंटीबॉडी भी और सेल मेडिएटेड भी। तो इसलिए हम कहते हैं कि 9 महीने के बाद अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन नहीं हुआ है इस दौरान, तो वो जल्द से जल्द अपनी ड्यू डेट पे बूस्टर डोज़ लगा लें। जी। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, ये जो बातें आपने बताई हैं ये बहुत अहम बातें हैं, और अगर इन सब बातों का लोग इस समय पालन करेंगे तो ज़रूर ये जो मामले अभी हम लोग को बढ़ते दिख रहे हैं बहुत जल्दी कम हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना को हराना है कि आज के एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और विज्ञान से जुड़े रोचक कार्यक्रमों और विश्वसनीय जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया साइंस चैनल। नमस्कार।